Hello everybody, my name is Ashwani Sharma and this is your task 2 for DDA JEE प्रिपरेशन। ये 4 टास्क इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं कि अगर आपने ये 4 टास्क बहुत अच्छे से कर लिए तो आपको ऐसा महसूस होगा एग्ज़ाम में कि कोई आपकी रिवीजन में कमी रही है। सिली मिस्टेक्स काफ़ी हद तक आपकी कम हो जाएंगी। एक टेस्ट मॉक टेस्ट में इंक्लूड कर रहा हूँ ताकि जिन लोगों ने आज तक DDA JEE का एग्ज़ाम ना दिया हो तो उनको टाइम मैनेज करने में दिक्कत ना हो। ऑल्दो टाइम मैनेजमेंट की ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि टाइम काफ़ी है, क्वेश्चन उतने ज़्यादा नहीं है इन कंपैरिजन टू जो आप SSC JEE का एग्ज़ाम दे के आ रहे हो। 2 घंटे में 200 क्वेश्चन करने थे उसके अंदर, तो वो दिक्कत तो वैसे भी नहीं आने वाली है। लेकिन एग्ज़ाम में बैठे हुए जब कोई क्वेश्चन हम देखते हैं और लगता है कि यार ये पढ़ा पढ़ा सा लग रहा है, ऐसी दिक्कतें नहीं आएंगी अगर आप ये 4 टास्क को अच्छे से फॉलो करोगे। तो आई होप टास्क 1 आपने अच्छे से फॉलो किया होगा। अगर टास्क 1 नहीं फॉलो किया है तो अभी से स्टार्ट करो, आगे के 3 दिन अच्छे से करो, और अगर इतना भी आप कर लोगे तब भी आपका ये एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाने वाला है। तो आज की वीडियो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगी। पहले पार्ट में आपका टास्क और दूसरे पार्ट में जो टास्क 1 के कमेंट सेक्शन में आपने मुझसे क्वेरी पूछी थी उसको मैं रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं आपके आज के टास्क से। तो आपको एक फुल टेस्ट अटैम्प्ट करना है आज। एक फुल टेस्ट अटैम्प्ट आपको करना ही होता है। आप कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक फुल टेस्ट बहुत ज़रूरी होता है। वैसे प्रिपरेशन के टाइम पे आपको काफ़ी सारे फुल टेस्ट लगाने चाहिए। जैसे SSC JEE की प्रीलिम्स की जब DGP मैंने चलाया था, डेली गाइडेंस प्रोग्राम, तो करीब 15 फुल टेस्ट आपने दिए होंगे। लेकिन क्योंकि 2-3 दिन ही बचे हैं तो आपको एक फुल टेस्ट लगाना है। तो आपको 28 मार्च 2023 का शिफ्ट 2 ये PYQ है जो कि टेक्स्ट बुक पर अवेलेबल है। अच्छा, ये जो मैं जितने भी टास्क दे रहा हूँ वो टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ से दे रहा हूँ, टेक्स्ट बुक, क्योंकि मैंने भी हमेशा यही टेस्ट सीरीज़ फॉलो की है और बहुत सही टेस्ट सीरीज़ है, इसलिए मैं आपको भी यही रिकमेंड कर रहा हूँ। ज़्यादातर लोगों के पास टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ ही होती है, इसलिए मैं टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ से ही काम दे रहा हूँ। तो आपके पास होगी, आई होप। नहीं होगी तो आप इसको परचेज़ कर लेना। बहुत इकोनॉमिकल होती है, 300 रुपये के आसपास में पूरे साल भर का इसका पैकेज मिल जाता है। और अगर आप NEFWB7 ये कोड यूज़ कर लेते हो तो 10% और डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। अगर कोड वैलिड ना दिखाए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पर क्लिक करोगे तो डायरेक्टली ये कोड अप्लाई हो जाएगा। और टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ आप लोगे तो प्रो वर्जन ही लेना, उसके अंदर ही आपको ये सब PYQ मिलेंगे। तो बैक टू द टास्क। तो आपको फुल टेस्ट अटैम्प्ट करना है 28 मार्च 2023 का शिफ्ट 2 का। अगर ये आपने पहले अटैम्प्ट किया हुआ होगा तो आपको 29 मार्च 2023 का शिफ्ट 2 का ही अटैम्प्ट कर लेना है। अगर आपने ये दोनों ही अटैम्प्ट किए होंगे तो बाकी का तो कोई भी 2023 वाला है वो अटैम्प्ट कर लेना है, लेकिन एक फुल टेस्ट अटैम्प्ट करना है। एक आपको फुल टेस्ट अटैम्प्ट करना है और इसको एनालाइज करना है। इसके बाद आपको टेक्निकल पैकेज करना है। टेक्निकल पैकेज क्या होता है? आपको बस फुल टेस्ट की तरह अटैम्प्ट नहीं करना होता इसको। 29 मार्च 2023 का शिफ्ट 2 का पेपर आप ओपन करोगे टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ में और देखते ही उसको सबमिट कर दोगे। सबमिट करने के बाद आप पहले क्वेश्चन पर जाओगे, उसको करोगे, दूसरे को क्वेश्चन पे जाओगे, उसको करोगे। इस तरह से एक एक क्वेश्चन को करते हुए चलोगे। जो क्वेश्चन नहीं आता होगा आपको उसका सॉल्यूशन देखोगे। ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़े से नोट्स ओपन करके थोड़ी सी उसकी बैकग्राउंड भी देख लोगे। इस तरह से आप सभी क्वेश्चन करोगे। ये आप 80 क्वेश्चन पहले टेक्निकल के करोगे और उसके बाद फिर एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश, GK के भी आप कर सकते हो क्योंकि 2023 की शिफ्ट का ही है पेपर। तो ये दोनों आपको चीज़ें करनी है, फुल टेस्ट और दूसरा टेक्निकल पैकेज। दोनों को फुल टेस्ट की तरह नहीं देना है। फुल टेस्ट में एक्चुअली हम एक स्किल डेवलप करते हैं कि एग्ज़ाम कैसे देना है, प्लस अपनी नॉलेज भी चेक करते हैं। टेक्निकल पैकेज में हम क्या करते हैं कि अगर हमारी नॉलेज में, जैसे हमने कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, जैसे पहला क्वेश्चन हमने अटैम्प्ट किया वो हमें आता है तो हम सेकंड क्वेश्चन पर बढ़ गए। टेक्निकल पैकेज में हम पहला क्वेश्चन हो गया तो हमने थोड़ी सी थ्योरी देखी, आगे बढ़े। दूसरे क्वेश्चन पे हम आए, अगर वो हमें नहीं आता है तो हम उसकी थ्योरी देख के उसको तभी सीख लेंगे। तो हम टेक्निकल पैकेज में साथ के साथ नॉलेज भी एक्वायर कर रहे हैं, जबकि फुल टेस्ट में हम सिंपली एक तो स्किल डेवलप कर रहे हैं कि कैसे हमें एग्ज़ाम लिखना है, मैनेज कैसे करना है, और दूसरा हम अपनी नॉलेज भी टेस्ट कर रहे हैं। तो टेक्निकल पैकेज और फुल टेस्ट दोनों ही चीज़ें आपको करनी है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। और उसके बाद आपको एप्टीट्यूड वाले सेक्शन में आना है। ये तो PYQ वाले सेक्शन में आपको ये दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में आपको एप्टीट्यूड सेक्शन मिलेगा, उसका क्लास टेस्ट, सब्जेक्ट टेस्ट जो होगा, सब्जेक्ट टेस्ट 2, 3, 5 और 8 आपको अटैम्प्ट करना है। सब्जेक्ट टेस्ट 2 में एवरेज के क्वेश्चन होंगे, 3 में प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन होंगे, 5 में परसेंटेज के क्वेश्चन होंगे
और 8 में टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन होंगे। आपको इनके इंडिविजुअल टॉपिक्स के क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और 10-10 क्वेश्चन है इसके अंदर, तो 10 क्वेश्चन करके आप लगभग आपको आइडिया हो जाएगा कि एवरेज के क्वेश्चन कैसे करने हैं। अभी आप एसएससी जेई का एग्ज़ाम दे के आ रहे हो तो आपको रीजनिंग का काफ़ी हद तक आइडिया होगा, उतनी प्रैक्टिस की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एप्टीट्यूड ऐसे नॉर्मली किसी एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता। ऑल्दो एवरेज के क्वेश्चन आपको दिक्कत नहीं करेंगे ज़्यादा, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस के या परसेंटेज या टाइम एंड वर्क के, ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। लेकिन दिक्कत ये होती है कि कई बार टाइम कम पड़ जाता है, तो आपकी अगर 10-10 क्वेश्चन आप इसके कर लोगे तो आपको एक प्रैक्टिस में आ जाओगे और सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस कम होंगे और प्लस कम टाइम में आप चीज़ें ज़्यादा कर पाओगे। तो इसलिए ये चारों टेस्ट आपको अटैम्प्ट करने हैं एप्टीट्यूड के। उसके बाद टेक्निकल के आप ऐसे ही क्लास टेस्ट में सब्जेक्ट टेस्ट में आप आ जाओगे। उसमें सब्जेक्ट टेस्ट 1, 9, 10, 11 एंड 13 करोगे। कल मैंने आपको बोला था बीएमसी, आरसीसी और स्टील पढ़ने के लिए। आई होप आपने अगर टास्क 1 किया होगा तो अब आपको इन सब के क्वेश्चन करने हैं। 20-20 क्वेश्चन, आई थिंक इसके अंदर 20-20 क्वेश्चन है हर एक सब्जेक्ट के। तो सब्जेक्ट टेस्ट 1, 9, 10, 11 एंड 13 ये करना है 20-20 क्वेश्चन। आप बीएमसी के 20 क्वेश्चन करोगे तो ओवरऑल काफ़ी हद तक बीएमसी कवर हो जाएगी इसके अंदर। जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप ये सब करके एग्ज़ाम में जाओगे और बीएमसी का कोई क्वेश्चन आया तो अगर उसके आसपास हुआ तो रिवीजन आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि आपने रिवीजन नहीं किया था इसका। तो इस तरह से आप ये सब 5 सब्जेक्ट टेस्ट अटैम्प्ट करोगे। और अब जैसे कि मैं कल को सब्जेक्ट टेस्ट सॉइल का, ट्रांसपोर्ट का और सर्वे का दूंगा, तो इसलिए आज आप सॉइल, ट्रांसपोर्ट और सर्वे को थोड़ा थोड़ा ऊपर से एक बार देख लोगे। जितना आप अपने नोट्स से, अपने शॉर्ट नोट से या फिर हैंडबुक से देखना चाहोगे तो ये आप देख सकते हो। ये मैंने बिल्कुल इस तरह से ही बनाया है ताकि डे बाई डे, टास्क बाई टास्क आप धीरे धीरे ग्रो करते रहो और चीज़ें रिवाइज आपकी होती रहे। अगर आप बहुत अच्छे से इसको कर लोगे तो डेफिनेटली शायद आपको एसएससी जेई मेंस देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डीडीए जेई में ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ये मैंने बिल्कुल टास्क आपको बना के दे दिया है, अगर फॉलो करोगे तो डेफिनेटली सिलेक्शन आपका हो जाएगा। तो टास्क के लिए तो इतना ही, बाकी अब क्वेरीज पर आते हैं आपकी। सॉरी, कमेंट्स तो अभी लोड नहीं हो पा रहे हैं, मैं अभी लैपटॉप में देख रहा हूँ अपने, लेकिन थोड़ा आइडिया है मुझे कि क्या क्या कमेंट्स, क्या क्या क्वेरीज़ आपकी थी। एक टाइप की क्वेरी ये थी कि अलग अलग एग्ज़ाम के, जैसे ईएससी या फिर एसएससी जेई मेंस या फिर गेट या फिर कुछ क्वेरी आरआरबी से भी रिलेटेड थी कि इनकी एक सेपरेट वीडियो बना दी जाए या फिर डेली गाइडेंस प्रोग्राम इनका स्टार्ट किया जाए। तो जैसे कि मैंने बताया था कि अभी 15 और 16 को मेरा इंटरव्यू है आईआईटी कानपुर में। तो वो सब करने के बाद मैं देखता हूँ एटलीस्ट एक एक वीडियो तो मैं इनकी बना दूंगा। उससे पहले मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगा क्योंकि थोड़ा रिसर्च की ज़रूरत पड़ेगी, किस किस तरह से चीज़ें आपको देनी है। ऑल्दो रफली मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन एक प्लान आपको मैं बना के दूंगा बहुत अच्छा, ताकि आप पूरे 6-7 महीने, 2-3 महीने जितना भी आपका एग्ज़ाम का टाइम हो उसको अच्छे से आप खुद से पढ़ सको। तो इसलिए बाकी हाँ, मैं आपको इतना ज़रूर बता रहा हूँ कि ये जो मैं आपको डीडीए जेई का एग्ज़ाम का आपको पढ़ने के लिए बता रहा हूँ चीज़ें, तो जैसे मैंने कल आपको आरसीसी, स्टील और बीएमसी पढ़ने के लिए दिया, तो आप इन तीनों को पढ़ सकते हो। और उसके बाद अब जैसे मैंने आपको टास्क दिया ये पढ़ने के लिए, इसके क्वेश्चंस करने के लिए, तो आप डायरेक्टली इसके भी क्वेश्चंस कर सकते हो, ऐसा आपका नुकसान नहीं होगा इसमें। बाकी हाँ, ओवरऑल आपको कॉन्सेप्ट पे वर्क करना पड़ेगा क्योंकि अब जितने भी एग्ज़ाम देखे जा रहे हैं तो फैक्ट बेसिस बहुत कम हो चुका है, कॉन्सेप्ट बेसिस ज़्यादा हो चुका है। तो आपको नोट्स तो रिफ़र करने पड़ेंगे। नोट्स मैंने अपलोड कर दिए हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको नोट्स मिल जाएंगे। जसपाल सर के नोट्स बिल्कुल एवरग्रीन है, सब कुछ है उनके अंदर, उनको फॉलो कर सकते हो। ईएससी गेट के लिए भी, ईएससी और गेट के लिए, और एसएससी के मेंस के लिए भी आपको थोड़ी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हो। बाकी जो एसएससी जेई मेंस की एक फुल स्ट्रेटजी वीडियो होगी वो 19 तारीख को मैं बना सकता हूँ। डेली गाइडेंस प्रोग्राम भी मैं एसएससी जेई मेंस का तो स्टार्ट कर ही सकता हूँ क्योंकि प्रीलिम्स की मैंने 100 दिन का प्रोग्राम चलाया था, तो अब प्री हो गया आपका क्लियर, तो मेंस के लिए भी मैं आई होप मैं कर ही दूंगा, इतना टाइम मैं निकाल पाऊंगा मेंस के लिए भी। अब मैं देखना ये चाहता हूँ कि जो आपकी रेस्पॉन्स शीट्स आएंगी तो उसके अंदर क्वेश्चन पेपर्स होंगे, तो क्वेश्चन पेपर्स मैं देखकर जज करना चाहता हूँ कि जिस तरह से मैंने आपको प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बनाई थी जो मैंने आप लोगों के लिए, वो काफ़ी हद तक, कितने हद तक सिमिलर रही है।
तो ये मैं देख के तो मैं थोड़ा आइडिया लगा सकता हूँ कि मेंस के लिए मुझे क्या स्ट्रेटेजी बनानी है। तो मुझे जितने भी शिफ्ट में पेपर हैं उनको देखना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, ये देख के कि जो मैंने आपको करने के लिए दिया था उसके अकॉर्डिंग कितने क्वेश्चन मैच हो पा रहे हैं। ऑल्दो काफ़ी लोगों ने अपने रिव्यूज़ दिए थे कि उनको कैसा पेपर लगा, आसान लगा, टफ़ लगा। लगभग काफ़ी बच्चों ने टफ़ ही बताया है पेपर, क्योंकि वो सिर्फ PYQ के अकॉर्डिंग करके गए थे। तो मैं उसका एक आइडिया लेना चाहता हूँ पहले, तभी मैं एक स्ट्रेटेजी बनाना चाहता हूँ आपके लिए मेंस के लिए। तो जब तक स्ट्रेटेजी नहीं आ रही है, आप DDA JEE की जो टेक्निकल वाला पार्ट है उसको आप फॉलो करो, क्योंकि खाली बैठे रहोगे तो वो तो बिल्कुल ज़ीरो है। ये 3-4 दिन आपको मिल रहे हैं, इसके अंदर थोड़ा वार्म अप आपका हो जाएगा। आप इस तरह से पढ़ सकते हो जैसे मैं DDA JEE का भी पढ़ने के लिए दे रहा हूँ आपको। तो अगर आप पढ़ना ही चाहते हो, आप चाहते हो कि आपकी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट हो, तो DDA JEE का जो टेक्निकल वाला पार्ट है वो आप फॉलो कर सकते हो। चलो, कमेंट्स लोड हो गए हैं तो मैं कमेंट्स ले लेता हूँ आपकी ज़रा। अलका तिवारी का कमेंट है कि दिल से थैंक यू सर आज की वीडियो के लिए। सर मेरा इस बार SSC JEE का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाएगा, मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है सर, आप इस एक व्यक्ति हो। ठीक है, ठीक है। देखो, बात यह है कि आपने जो मेहनत की है वो वेस्ट नहीं जाने वाली है। आपने ये सुना होगा कि किसी बच्चे के इतने सारे एग्ज़ाम क्लियर हो गए, और आपने ये भी सुना होगा कि किसी के एक भी नहीं क्लियर हो रहे हैं। तो ये बहुत नॉर्मल चीज़ है। ये नॉर्मल इसलिए है कि जब आप तैयारी करते हो, जब आप एक थ्रेशोल्ड तक नहीं पहुंचते हो तो आपका कोई एग्ज़ाम नहीं निकलता है। लेकिन जब आपकी तैयारी पूरी हो जाती है तब आपके सभी एग्ज़ाम क्लियर होने लगते हैं। तो ये एक बहुत नॉर्मल चीज़ है। तो मतलब आपकी जो मेहनत है वो वेस्ट कभी नहीं जाती। मे बी ऐसा हो सकता है कि बाय लक एक ही एग्ज़ाम आपका क्लियर हो गया, कि जस्ट कट ऑफ से क्लियर हो गया और बाय चांस आप पहुंच गए वहाँ तक। ये नॉर्मल कभी कभी हो जाता है किसी बच्चे के साथ, लेकिन नॉर्मली जो ट्रेंड देखा जाता है कि एक साथ 2-3 एग्ज़ाम क्लियर होते हैं बच्चों के, क्योंकि वो इतना पढ़ चुके होते हैं। ठीक है, जैसे मैं अपना एग्जांपल दूं, 2017 के बाद 2018, 19, 20 कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा था, और उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें बदलती गई। जब मैं मेहनत करता गया, पढ़ता गया, तो चीज़ें अपने आप चीज़ें सही होती चली गई। तो आपको अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी है। एग्ज़ाम में फेलियर कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। फेलियर तब होगा जब आप पढ़ाई छोड़ दोगे। तो अगर आप डेली पढ़ाई कर रहे हो, बिल्कुल मन लगा के पढ़ाई कर रहे हो और डेली सीख रहे हो चीज़ों को, कॉन्सेप्ट भी सीख रहे हो, साथ में फैक्ट्स भी याद कर रहे हो, तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता, आपकी मेहनत को आपसे कोई नहीं छीन सकता। तो अभी वापस से आपको लग जाना है पढ़ाई करने के लिए और मेहनत करने के लिए, और डेफिनेटली आप सक्सेसफुल हो जाओगे अगर आप कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करते रहे। रितेश साहू का कमेंट है कि सर ESC का तैयारी के बारे में बता दो। तो जैसे मैंने बताया कि ESC SSC ये 19 तारीख के बाद में एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। एक कमेंट और है कि SSC JEE वालों के लिए बता दो। तो SSC JEE वालों के लिए ही मैं आपको बता रहा हूँ मेंस के लिए, कि अभी ये कंटिन्यू करो आप। 4 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम है, वो मुझे पता है। आप इसको कंटिन्यू करो। 19 के बाद शायद तब तक आपकी आंसर कीज़ भी आ जाएंगी, रेस्पॉन्स शीट आ जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग मैं देख के कि लेवल कितना है जो मैं आपको देता हूँ करने के लिए चीज़ें, और पेपर कैसा आया है, उसके अकॉर्डिंग फिर मैं मेंस का भी उसी हिसाब से स्ट्रेटजी बनाने की कोशिश करूँगा। तो अभी आप इसको कंटिन्यू करो, जो मैं DDA JEE के लिए टेक्निकल बता रहा हूँ आपको। अरिंदम बात्रा ने बोला है कि भैया यू आर टॉकिंग अबाउट PYQ ऑल द टाइम, बट अभी नहीं देते हैं SSC PYQ से क्वेश्चन, बट अप्रिशिएट योर अप्रोच। आपके क्वेश्चन के जवाब में मैं 2 चीज़ें बोलना चाहूँगा आपको। PYQ, पहला, ये कोचिंग के जितने भी मटेरियल होता है ना, स्टडी मटेरियल, इन सब का बेस PYQ ही होता है। और दूसरा, अगर कोई क्वेश्चन PYQ के कॉन्सेप्ट के बाहर आ जाता है तो वो क्वेश्चन कोई भी नहीं कर पाता है। अल्टीमेटली चीज़ें PYQ के अराउंड ही घूमती है। अगर आप ये कहना चाहते हो कि आपको एग्जैक्ट PYQ नहीं मिले, तो मैं वो नहीं कह रहा हूँ आपको, कि मैंने ये कहा ही नहीं आपको कि एग्जैक्ट PYQ उठ के आ जाएंगे। हो जाता है कई बार कि एग्जैक्ट PYQ जब आ जाते हैं तो फिर कट ऑफ उस हिसाब से ही और ज़्यादा बढ़ भी जाती है, क्योंकि एग्जैक्ट PYQ याद होते हैं। मैंने हमेशा ये कहा है कि जो PYQ है, PYQ के आसपास चीज़ें घूमेंगी। अगर आपने मोर सर्कल का एक PYQ किया है और आपने मोर सर्कल के सारे PYQ रट लिए हैं तो कुछ नहीं होगा, वो सेम PYQ रिपीट नहीं होगा। लेकिन आपने PYQ में देखा कि मोर सर्कल बहुत बार पूछा जाता है, तो आपने मोर सर्कल को बहुत अच्छे से समझ लिया, तो आप चीज़ें कर दोगे। अल्टीमेटली चीज़ें ये हैं
कि अगर आपने PYQ किए हुए हैं तो आपको एक आइडिया है कि चीज़ें कहाँ से पूछी जा रही हैं, तो आप वो चीज़ें अच्छे से पढ़ लोगे और अल्टीमेटली आपका पेपर भी अच्छा ही होगा। एक और चीज़, ये प्रोग्राम मैंने 3 महीने पहले स्टार्ट किया था। 3 महीने पहले काफ़ी बच्चे ऐसे थे जो बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया था और उन्होंने बोला कि SSC JEE क्लियर करना है। मैंने भी आपको कहा कि SSC JEE क्लियर करवा के रहूँगा मैं आपका। तो 3 महीने में सिविल इंजीनियरिंग पूरी ख़त्म करना बिल्कुल इम्पॉसिबल चीज़ है। 1 साल लग जाता है कोचिंग में भी। आप 1 साल की कोचिंग करने के बाद भी आप अगले साल पेपर दे के देखो, तब भी आपका SSC JEE प्रीलिम्स क्लियर नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि अप्रोच में कहीं गड़बड़ है। तो मैंने आपको सीधा अप्रोच बताया कि सिलेक्शन कैसे होता है। 1 साल कोचिंग करने के बाद भी गेट में 30 नंबर तक नहीं आए थे मेरे, क्योंकि अप्रोच ही नहीं पता थी क्या होती है एग्ज़ाम की। ठीक है, तो क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे। अल्टीमेटली कोचिंग करने के बाद भी यही अप्रोच आपको यूज़ करनी पड़ेगी, PYQ वाली ही अप्रोच करनी पड़ेगी, क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। तो जो अप्रोच मैंने बताई है वही आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। हाँ, आप लॉन्ग टर्म में चल सकते हो, आप सभी नोट्स पढ़ो, उसके बाद फिर 6-7 महीने लगा के कोर्स कंप्लीट करो, उसके बाद PYQ पे फिर भी आपको वापस आना पड़ेगा। उसी तरह से चीज़ें होंगी। तो टाइम कम था इसलिए मैंने आपको ये अप्रोच बताई है। काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन भी हो जाएगा इससे। ठीक है, तो मैंने अपना बेस्ट बताने की कोशिश की आपको। 1 महीना 2 महीना जितना भी टाइम आपके पास बचा था, ताकि आपका साल बर्बाद ना हो और आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाए, फिर आप 2 महीने और लगा के थोड़ा और पढ़ के मेंस क्लियर कर लो। तो मेरी इंटेंशन यही थी और आई होप काफ़ी फ़ायदा भी मिला होगा आप लोगों को इस चीज़ से। तो चलो आज के लिए इतना ही, आज की वीडियो के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आप अच्छे से टास्क को कंप्लीट कर रहे हो। SSC JEE वालों को भी मैं यही बोल रहा हूँ, मेंस वालों के लिए भी, कि आप इसी के टेक्निकल को फॉलो करोगे तो आपको एक मोमेंटम मिल जाएगा अपने मेंस के लिए। और जिनको ऐसा लग रहा है, जो पहली बार अभी अगले साल के लिए SSC की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो भी इसको फॉलो कर सकते हैं, इसके टेक्निकल को फॉलो कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।